हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग। पढ़ेंगे क्या चीज़? आज हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग। वायरिंग में पढ़ेंगे परिचय, पढ़ेंगे वायरिंग प्रणाली, पढ़ेंगे भारत मानक कोड, पढ़ेंगे वायरिंग के प्रकार, वायर का चयन, आई नियम पढ़ेंगे। देखिए, वायरिंग होता है किसी भवन कार्य किसी भवन, कार्यालय, उद्योग आदि में विद्युत शक्ति उपयोग की सुविधा हेतु उपलब्ध है, वो वायरिंग कहलाती है। ये देखिए, भारतीय मानक कोड BIS का पूर्ण विस्तार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। BIS का पूर्ण विस्तार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 में हुई थी। BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। NE कोड, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अंतर्गत वायरिंग नियम बनाए। NE कोड, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अंतर्गत वायरिंग के नियम, मानक कोड संबंध होता है। देखिए, IS 732/1989 इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए कोड होता है। IS 732/1989 इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन नियम कोड है। IS 8884 1978 ये क्या विद्युत घंटी तथा कॉल सिस्टम में के लिए कोड प्रैक्टिस है। ये क्या IS 5578 1984 इंसुलेशन चालक बनाने के लिए निर्देश है। IS 5578 होता है 1984 में इंसुलेशन चालक बनाने के लिए होता है। IS 11353 होता है 1985 में चालकों की पहचान 1985 चालकों की पहचान तथा यूनिफॉर्म सिस्टम की मार्किंग के लिए। 1985 में चालकों की पहचान तथा यूनिफॉर्म सिस्टम मार्किंग के लिए। IS 13234 होता है 1991 में त्रिकलीय AC सिस्टम में लघु परिपथ धारा को गणना के लिए निर्देश। IS 1777-52 निम्न मध्यम सप्लाई वोल्टेज के शक्ति गुणक सुधार के लिए। 1975 निम्न मध्यम सप्लाई वोल्टेज के शक्ति सुधार के लिए। IS 4347 1967 हॉस्पिटल लाइटिंग के लिए कोड प्रैक्टिस। 1900 IS 4347 1967 हॉस्पिटल लाइटिंग के लिए कोड प्रैक्टिस होता है। 6665 1972 औद्योगिक लाइटिंग के लिए कोड प्रैक्टिस। 1972 औद्योगिक लाइटिंग के लिए कोड प्रैक्टिस होता है। 2672 होता है 1966 लाइब्रेरी लाइटिंग के लिए कोड प्रैक्टिस होता है। 1966 में लाइब्रेरी लाइटिंग के लिए 2672 1966 के लिए लाइब्रेरी लाइटिंग। 1011-18 1982 विश्व गियर तथा कंट्रोल गियर के चयन, इंस्टॉलेशन तथा अनुरक्षण के लिए कोड प्रैक्टिस भाग सामान्य। स्विच गियर तथा कास्ट मतलब मजबूत धात्विक होता है। कास्ट मतलब मजबूत धात्विक होता है। फेड मतलब भेजना होता है। फेड मतलब भेजना होता है। अधिष्ठापन मतलब इंस्टॉलेशन होता है। अधिष्ठापन मतलब इंस्टॉलेशन। स्थापन मतलब विस्तार होता है। स्थापन मतलब विस्तार। अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस एरिया होता है। अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ग्रूव मतलब खांचे होता है। ग्रूव मतलब खांचे होला। वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री। वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होना चाहिए। वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए। वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए। लाइट एंड फैन पावर होता है। लाइट एंड फैन उप परिपथ में अधिकतम उपयोग बिंदु 10 होना चाहिए। लाइट एंड फैन उप परिपथ में अधिकतम उपभोग बिंदु 10 होना चाहिए। लाइट एंड फैन उप परिपथ में अधिकतम कुल लोड 800 वाट होना चाहिए। लाइट एंड फैन उप परिपथ में अधिकतम कुल लोड 800 वाट होना चाहिए।
एंड फैन उप परिपथ में सॉकेट में 5 एम्पीयर 240 रेटिंग का होना चाहिए। लाइट एंड फैन उप परिपथ में सॉकेट 5 एम्पीयर 240 वोल्ट रेटिंग का हो। लाइट एंड फैन में उप परिपथ में सॉकेट 5 एम्पीयर 240 वोल्ट रेटिंग का हो। पावर उप परिपथ में अधिकतम उपभोक्ता 2 होता है। पावर उप परिपथ में अधिकतम कुल लोड 300 होती है 3000 वाट होती है। पावर उप परिपथ में अधिकतम कुल लोड 3000 वाट होती है। पावर उप परिपथ में अधिकतम कुल लोड 3000 होती है। पावर उप परिपथ में सॉकेट 16 एम्पीयर 240 वोल्ट रेटिंग का होना चाहिए। पावर उप परिपथ में सॉकेट 16 एम्पीयर 240 वोल्ट रेटिंग का होना चाहिए। आई नियमानुसार घरेलू लोड को निम्न रूपों में काम में लिया जाता है। लैंप 60 वाट और सॉकेट 100 वाट का होना चाहिए। लैंप 60 वाट और ये क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 वाट का होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 वाट का होता है। मरकरी वेपर लैंप 80 वाट का होता है। मरकरी वेपर लैंप 80 वाट का। पावर सर्किट 1000 होता है। देखिए लैंप पर 60 वाट का रहेगा। सॉकेट जो है कि 1000। छत का पंखा 60 वाट का होना चाहिए। पावर सर्किट 1000 वाट होना चाहिए। वायर का चयन होता है। लाइट व फैन के लिए पावर कॉपर वायर 1 mm स्क्वायर होता है। लाइट व फैन के लिए कॉपर वायर 1 mm स्क्वायर होना चाहिए। एल्युमिनियम के लिए 1.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एल्युमिनियम वायर के लिए 1.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। पावर सर्किट के लिए कॉपर वायर 2.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। पावर सर्किट के लिए कॉपर वायर 2.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। एल्युमिनियम वायर 4 mm स्क्वायर होना चाहिए। एल्युमिनियम वायर 4 mm स्क्वायर होना चाहिए। लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युत वायरिंग की स्थापना विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। देखिए लाइट एंड फैन होता है। लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युत वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। देखिए नियंत्रक स्विच बोर्ड होता है। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श की ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श की ऊंचाई नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होना चाहिए। स्विच बोर्ड कमरे के प्रवेश द्वार निकटतम बाईं तरफ होना चाहिए। स्विच बोर्ड कमरे के प्रवेश के बाएं तरफ होना चाहिए। फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम दूरी 2.75 मीटर होना चाहिए। फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम दूरी छत के पंखे की न्यूनतम दूरी 2.75 मीटर होना चाहिए। छत से पंखे की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। छत से पंखे की दूरी जो है 30 मीटर होना चाहिए। फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम दूरी छत से छत के पंखे की न्यूनतम दूरी 2.75 मीटर होना चाहिए। छत से पंखे की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। फर्श लाइट की दूरी न्यूनतम 2.25 होना चाहिए। फर्श से लाइट की न्यूनतम दूरी 2.25 होना चाहिए। सॉकेट सदैव 3 पिन वाला ही अर्थिंग पिन को आवश्यकता के रूप से कार्य करना चाहिए ताकि किसी भी आवश्यक दुर्घटना से बचाया जा सके। मध्यम तथा उच्च वोल्टेज होता है। मध्यम तथा उच्च वोल्टेज 650 वोल्ट 1000 पर कार्यरत मशीन सदैव दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। लकड़ी के बोर्ड टीक वुड के चारों ओर से वार्निश होने चाहिए। स्नानागार में स्थापित लैंप आदि स्विच स्नानागार से बाहर की दीवारों पर स्थापित किया जाना चाहिए। स्नानागार के स्विच के अंदर स्थापित करना चाहिए। स्नानागार के स्विच के अंदर स्थापित आवश्यक हो तो वहाँ पे पूर्णतः जलरोधी होना चाहिए ताकि धारा लीकेज ना हो सके। गैलरी बरामदा
बालकनी आदि में स्थापित लाइट स्विच के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्विच घर से बाहर स्थापित आवश्यक हो तो वह पूर्णतया जलरोधी वायुमंडल प्रभाव से मुक्त प्रकार का होना चाहिए। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट जलरोधी प्रकार का होना चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किए जाना चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किए जाना चाहिए। अर्धचालक में कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजन नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक उस परिपथ का विवरण वोल्ट पृथक होना चाहिए। 3 फेज एसी लाइट में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए। तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले तथा नीले द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए अथवा इन्हें तार का प्रयोग होना चाहिए। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीन नियंत्रक स्विच पर वोल्टेज चेतावनी पट्टी होनी चाहिए। किसी प्रकार की नई वायरिंग सप्लाई घरेलू करंट में नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट के 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट का मान कुल करंट के 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। वायरिंग में अधिक पेच ही प्रयोग किए जाने चाहिए और इन्हें हथौड़ा से थोपना नहीं चाहिए। वायरिंग करते समय उनका लेआउट तथा परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। फ्यूज तथा स्विच लाइट फेज चालक में स्थापित किया जाना चाहिए, न्यूट्रल अथवा अर्थ नहीं हो। फ्यूज तथा स्विच सदैव लाइट या फैन में चालक में स्थापित किया जाना चाहिए, न्यूट्रल अथवा अर्थ न हो। देखिए ऊर्जा मीटर की स्थापना एक वितरण बोर्ड होता है। वितरण बोर्ड ये मुख्य कुंजी होता है। ये ऊर्जा मीटर होता है। आईसी कटआउट होता है। ये ऊर्जा मापी होता है। आईसी कटआउट होता है। मुख्य कुंजी होता है। वितरण बोर्ड होता है। ऊर्जा मीटर सदैव ऊर्ध्वाधर में स्थित होना चाहिए। ऊर्जा मीटर सदैव ऊर्ध्वाधर में स्थित होना चाहिए। इनका न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। NE पद्धति सहित IE नियमानुसार उपभोक्ता परिसर में मीटर त्रुटि सीमा लोड तक 10% अधिक लोड तक परिशुद्धता 3% नीचे नहीं होना चाहिए। ऊर्जा मीटर की स्थापना वितरण से पहले होनी चाहिए। ऊर्जा मीटर की स्थापना वितरण बोर्ड से पहले होनी चाहिए। देखिए ऊर्जा मीटर सदैव ऊर्ध्वाधर में स्थित होना चाहिए। वायरिंग के प्रकार होता है स्थायी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग जो आपातकालीन समय के लिए की जाती है। वायरिंग मेले, उत्सव आदि में स्थापित की जाती है। वायरिंग ये 2 प्रकार से फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होता है। इस प्रकार के फ्लेक्सिबल केबल PVC या CTC केबल प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार की वायरिंग में अनेक लैंपों का एक ही स्विच होता है। यह वायरिंग सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है, अतः इसका उपयोग कम होना चाहिए। क्लिप वायरिंग होता है। इस वायरिंग PVC, VIR, CTC केबल वायर को चीनी मिट्टी की क्लीट के द्वारा दीवार में स्थापित किया जाता है। वायरिंग मूल्य दृष्टि से सस्ती होती है। इसे नमी वाले स्थानों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। इसमें वायरिंग की आयु भी कम होती है। देखिए केपिंग वायरिंग होता है। 2 पेचों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए। केपिंग वायरिंग के बीच 60 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए। जोड़ व घुमाव बिंदु पर 15 सेंटीमीटर अधिक नहीं होना चाहिए। तो जोड़ व घुमाव पर 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। केसिंग और कैपिंग मोटाई 1.2 mm ± 1 mm होना चाहिए। केसिंग और कैपिंग की मोटाई केसिंग और कैपिंग की मोटाई 1.2 mm ± 0.1 mm होना चाहिए। कुडव
केसिंग केपिंग वायरिंग, वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग होते हैं। केपिंग वायरिंग देखिए ये सागवान की बनी होती है। इसमें केसिंग व केपिंग दो भाग होते हैं। केसिंग दोहरी नली युक्त होती है। केसिंग में तारों को बिछाया जाता है तथा केपिंग द्वारा ढांका जाता है। इसमें पीवीसी तथा VIR केबल का उपयोग होता है। केसिंग व केपिंग पूर्णतया वार्निश की जाती है। केसिंग व केपिंग पूर्णतया वार्निश की जानी चाहिए तथा वुडन केसिंग की स्थापना नमी युक्त दीवार पर नहीं होनी चाहिए। वुडन केसिंग की स्थापना नमी युक्त दीवार पर नहीं होना चाहिए। वायरिंग छत नियंत्रक चोटों सुरक्षा व न्यूट्रल स्पार्किंग होना चाहिए। दोष खोजना कठिन होता है, दोष खोजना कठिन तथा लागत अधिक होता है। आग से वायरिंग नष्ट होने का खतरा होता है। आग लकड़ी केसिंग केपिंग वायरिंग प्रचालन नगण्य होता है। इनकी पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग ये देखिए, केसिंग होता है, ये केपिंग होता है, ये केसिंग के अंदर इंसुलेशन वायर। इनकी इसके केसिंग केपिंग पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। पीवीसी केसिंग इनकी नली होती है। इनका चौड़ाई इनमें वाली पीवीसी केबल की संख्या पर निर्भर करती है। वायरिंग दिखने में सुंदर होती है। नमी व दीवार पर प्रभाव नहीं होती है। स्थान कम होता है। ये देखिए बैटन वायरिंग, यह वायरिंग लकड़ी पट्टी पर स्थापित की जाती है। इसे बैटन वायरिंग को लकड़ी के पट्टे पर स्थापित की जाती है। बैटन वायरिंग लकड़ी के पट्टे पर स्थापित की जाती है। इसमें CTC अथवा TRS केबल का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे CTC या TRS वायरिंग भी कहते हैं। बैटन की सहायता चारों ओर संख्या पर निर्भर करती है। बैटन सामान्यतः 2 मीटर लंबी व भिन्न भिन्न चौड़ाई होती है। यह सस्ती और आसानी से स्थापित की जा सकती है। इसमें रासायनिक उद्योग प्रयोग में लिया जाता है। वायरिंग दोष ढूंढना आसान होता है। हानियाँ यांत्रिक रूप से कम मजबूत होती है। इसके आग लगने से प्रभावित होती है। लेड सीटेड वायरिंग होता है। ये सीट होता है, आर्मिंग होता है, ये बेडिंग होता है। ये वाला बेडिंग होता है। विद्युत रोधी पृष्ठ होता है। ये चालक होता है, ये चालक पृष्ठ होता है, ये चालक होता है। देखिए इस वायरिंग में लोड कवर्ड PVC केबल का प्रयोग किया जाता है। लेड सीटेड वायरिंग में इस वायरिंग में लोड कवर्ड PVC केबलों का प्रयोग किया जाता है। यह बैटन वायरिंग की तरह ही स्थापित की जाती है। यह वायरिंग खुले नमी तथा धूप वाले स्थानों पर की जाती है। लेड कवर केबल की सुरक्षा के साथ अर्थिंग का कार्य करता है। लेड कवर केबल की सुरक्षा के साथ अर्थिंग का कार्य करता है। यह यांत्रिक चोट से सुरक्षित होती है। इसकी आयु अधिक होनी चाहिए। यह आग व नमी सुरक्षित होने हानि यह अन्य वायरिंग की तुलना में महंगी होती है। स्थापित कंड्यूट वायरिंग देखिए कंड्यूट वायरिंग, यह वायरिंग विधि से केवल कंड्यूट पाइप के अंदर स्थापित की जाती है। आयरन वोल्क्राइज PVC, फ्लोरोसेंट केबल, फ्लेक्सिबल PVC आदि होते हैं इसमें। देखिए इनका आंतरिक मान 16 से 65 mm तक होता है। अर्धचालक परिस्थिति कंडक्टर पाइप की सहनशीलता 85 डिग्री होता है। कंडक्ट पाइप की लंबाई 3 मीटर होती है। कंडक्ट पाइप की लंबाई 3 मीटर होती है। कंडक्ट पाइप वायरिंग दो प्रकार की होती है, सतही कंडक्ट पाइप, कंसील्ड कंडक्ट पाइप, सतही कंडक्ट पाइप होती है। यह वायरिंग होता है। यह वायरिंग उद्योग गोदामों, कौन सी वायरिंग है यार, बैटन वायरिंग। देखिए कंडक्ट पाइप वायरिंग, यह वायरिंग गोदामों आदि में लाइट, फैन तथा पावर दोनों कार्यों के लिए स्थापित की जाती है। इस वायरिंग में PVC कंडक्ट का प्रयोग किया जाता है। वायर आवश्यकतानुसार हल्के या गेज के आयरन में होता है।
देखिए, कंडीशनल कंड्यूटिव वायरिंग होती है, इस वायरिंग को कस्ट वायरिंग भी कहते हैं। यह भवन निर्माण के समय प्लास्टर करने से पूर्व स्थापित होता है। कंसील्ड कंड्यूट पावर वायरिंग होता है। कंसील्ड कंड्यूट पावर वायरिंग होता है, इस वायरिंग को डस्ट वायरिंग भी कहते हैं। यह भवन निर्माण के समय ही प्लास्टर से पूर्व स्थापित की जाती है। इस वायरिंग में मुख्य रूप से पीवीसी कंड्यूट पाइप का उपयोग होता है। देखिए, यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रहनी चाहिए। यांत्रिक सुरक्षित वातावरण सुरक्षित होना चाहिए। केवल स्विच बोर्ड दिखाई इसलिए सुंदर हो। इस प्रकार की वायरिंग में केवल स्विच बोर्ड दिखाई दे इसलिए सुंदर होती है। इसका स्थापना मूल्य अधिक होता है, इसमें दोष ढूंढना कठिन होता है। कंड्यूट वायरिंग की आवश्यक सामग्री, ये देखिए, युग्मक होता है। यह सामान्यतः पाइप का प्रयोग किया जाता है और कंड्यूट चालकों केबल में निरीक्षित पाइप युग्मकों को प्रयोग करते हैं। ये देखिए, कोहनी 90 डिग्री आवृत्ति गोल मोड़ने के लिए होता है। मोड होता है, ये क्या मोड है, कंड्यूट को 90 डिग्री पर मोड़ देता है। निरीक्षण टाइप प्रयोग लेता है। ये देखिए, टी होता है। इस प्रकार की लाइन स्विच या पाइप के मोड़ पर होता है। ये देखिए, बॉक्स होता है, और ये देखिए आयताकार बॉक्स होता है। ये देखिए, बैटल होता है, ये सैडल होता है। ये देखिए, सैडल होता है, ये क्या है, सैडल होता है, ये सैडल होता है। कंपाइल्ड कंप्रेसर होता है। कंबाइंड स्पेशल होता है। ये कंबाइंड स्पेसर होता है। स्पेस बार होता है। ये कंबाइंड स्पेस बार होता है। ये सॉकेट होता है। ये क्या सॉकेट होता है, ये सॉकेट होता है। ये क्या निपल होता है। ये क्या है ये क्या निपल होता है। ये क्या है, इंस्पेक्शन एल्बो होता है। इन्फेक्शन एल्बो होता है। ये इन्फेक्शन टी होता है। इन्फेक्शन टी और अर्थ, ये क्या है, अर्थ क्लिक्ड होता है। देखिए, कंड्यूट टी होता है। कंड्यूट टी होता है क्या, कंड्यूट टी होता है क्या, वन वे जंक्शन होता है क्या, वन वे जंक्शन होता है। कंड्यूट टी होता है, वन वे जंक्शन होता है। फ्लेक्सिबल कंड्यूट है, ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट है। ये फ्यूज बॉक्स है क्या, फ्यूज बॉक्स है। ये पिन बॉक्स होता है। ये स्विच बॉक्स है, स्विच बॉक्स है। ये पेंच होता है। ये रॉयल प्लग होता है। विद्युत वायरिंग ब्रिज प्रणाली, रिंग प्रणाली होता है। वितरण प्रणाली होता है। ये देखिए, बस बार वायरिंग, यह वायरिंग उद्योगशालाओं में जहां अधिक मशीन को विद्युत शक्ति प्रदान करनी होती है वहां स्थापित की जाती है। इसे तांबे पत्तियों के चालकों को कार्यशाला की दीवारों पर चलाए गए ब्रैकेट में स्थापित किया जाता है। जिस कार्यशाला में 10 से अधिक मशीन 3 फेज 40 वोल्ट एसी सप्लाई करनी हो, वहां बस बार वायरिंग स्थापनों को वरीयता प्रदान की जाती है। वर्कशॉप वायरिंग में केवल व ICTP स्विच का चयन करना चाहिए। वर्कशॉप वायरिंग में केवल व ICDP स्विच का प्रयोग करना चाहिए। 5 HP 0.5 HP से 1 HP की तक की मोटर के लिए कॉपर वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 0.5 HP से 1 HP तक की मोटर के लिए कॉपर वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm होना चाहिए। 3 HP से 5 HP तक के लिए कॉपर वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 mm स्क्वायर होना चाहिए। 2 mm स्क्वायर होना चाहिए। 3 से 5 HP के मोटर के लिए 2 mm स्क्वायर होना चाहिए। 1 HP से 5 HP तक 1 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए 16 एम्पियर। 1 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए 16 एम्पियर 415 वोल्ट ICTP स्विच बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। 1 से 5 HP तक की मोटर के लिए 16 एम्पियर 415 वोल्ट
ICTP स्विच का प्रयोग करना चाहिए। 0.5 HP की मोटर के लिए 16 एम्पीयर 240 वोल्ट ICTP स्विच सहयोग होती है। 0.5 HP की मोटर के लिए 16 एम्पीयर 240 वोल्ट ICTP स्विच बोर्ड को फ्यूज सहित प्रयोग करना चाहिए। देखिए वैद्युत राशियों की सहनशीलता होती है। निम्न व मध्यम के लिए ±5% होता है। निम्न व मध्यम वोल्टता पारेषण के लिए सहनशीलता ±5% होता है। उच्च व अति उच्च वोल्टता पारेषण के लिए सहनशीलता ±0.5 वोल्ट होना चाहिए। उच्च व अति उच्च होता है। उच्च व अति उच्च वोल्टता पारेषण के लिए सहनशीलता ±0.5% होना चाहिए। मोटर में भार के कारण वोल्टता ड्रॉप सहनशीलता ±3% होना चाहिए। मोटर में भार के कारण वोल्टेज ड्रॉप सहनशीलता ±3% होना चाहिए। सामान्य पारेषण आवृत्ति के लिए सहनशीलता ±3% होना चाहिए। सामान्य पारेषण आवृत्ति के लिए सहनशीलता ±3% होना चाहिए। देखिए परीक्षण महत्वपूर्ण तत्व परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए फ्यूज समांतर करंट लिमिटेड डिवाइस होता है। फ्यूज समांतर करंट लिमिटेड डिवाइस होता है। फ्यूज द्वारा क्षरण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्यूज द्वारा क्षरण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं होने चाहिए। चालकों के ऊपर दिए गए 1 मीटर ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऊर्जा मापी में संयोजन के लिए 4 टर्मिनल होना चाहिए। ऊर्जा मापी में संयोजन के लिए 4 टर्मिनल होना चाहिए। वायरिंग की लूप इन प्रणाली सामान्यतः में प्रयोग की जाती है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग के MCB नॉब का चयन किया जाता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की MCB नॉब का चयन किया जाता है। 3 पिन प्लग में मोटर परिपथ के नीले रंग की MCB नॉब का चयन किया जाता है। 3 पिन प्लग में 2 पिन समान की जाती है, लेकिन तीसरी पिन मोटी लंबी होती है। भू-विभव को लगभग शून्य माना जाता है। घरों की वायरिंग में काला तथा हरा क्रमशः न्यूट्रल अर्थ इंगित होता है। अर्थ न्यूट्रल के लिए काला, अर्थ के लिए हरा प्रयोग होता है। अस्थायी शेडेड के लिए क्लिप्ड वायरिंग सर्वाधिक उपयुक्त वायरिंग होती है। अस्थायी शेडेड के लिए क्लिप वायरिंग सर्वाधिक वायरिंग होती है। सीढ़ी की कच्ची वायरिंग के मामले में द्विमार्गी स्विच प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेनिया जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइन में किया जाता है। ब्रिटेनिया जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइन में किया जाता है। फेस कंड्यूट वायरिंग में सैल्ड के बीच की दूरी 0.1 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैल्ड के बीच की दूरी 0.1 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वायरिंग के लिए लकड़ी के पेंच आवश्यक होती है। वायरिंग के लिए लकड़ी के पेंच एक आवश्यक तथ्य है। पैनल वायरिंग सामग्री सामान्यतः पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है। पैनल वायरिंग सामग्री सामान्यतः पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है। क्लीट वायरिंग में खर्ची चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। क्लीट वायरिंग में खांचे चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये क्या है, कार्यशील में प्रकाश व्यवस्था के लिए पृष्ठ कंड्यूट वायरिंग प्रयोग ली जाती है। कार्यशिला की प्रकाश व्यवस्था के लिए पृष्ठ कंड्यूट वायरिंग प्रयोग में ली जाती है। केसील्ड तंत्र में शेडेड स्विच को बॉक्स से लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी लगाया जाता है। केसीएल्ड तंत्र में शेडेड स्विच को बॉक्स से लगभग 30 मीटर दूर लगाया जाता है। बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई 3 मीटर होती है। 250 से 600 वोल्ट के बीच वोल्टेज तार PVC कंड्यूट परिपथ उपयोग किए जाते हैं। 250 से 600 वोल्ट के बीच वोल्टेज तार
पीवीसी कंडक्ट परिपथ उपयोग किए जाते हैं। 35 SWG तांबे की उपस्थिति फ्यूज धारा 5 एम्पीयर होती है। 35 AWG होता है। 35 SWG तांबे तार की उचित फ्यूज विद्युत धारा 5 एम्पीयर होती है। एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा होता है। एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है। यह 7 तारों से मिलकर बना होता है। 10 SWG इलेक्ट्रॉन का लगभग व्यास 3.33 mm होता है। 10 SWG इलेक्ट्रॉन का लगभग व्यास 3.33 mm होता है। देखिए बस बार को 2.75 मीटर से कम पर लगाना नहीं चाहिए। बस बार को 2.75 मीटर से कम पर लगाना नहीं चाहिए। किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने संबंधित नियमों को स्थापित भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अंतर्गत होता है। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग दिशा 90 डिग्री में करने के लिए होता है। बस बार सरिये से वायरिंग हेतु एल्यूमीनियम का प्रयोग लाया जाता है। लैंप होल्डर तथा सीलिंग रोज के टर्मिनल में पेन स्टॉक से तनाव हल्का करने के लिए कोई कोड की पकड़ या अंडर राइटर नोट का प्रयोग होता है। अस्थायी वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। और विकल्पीय प्रश्न देखते हैं। देखिए क्लीट वायरिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्थायी वायरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पर गलत है। अस्थायी वायरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कम लागत होता है और ये का सस्ती दोबारा उपयोग किया जा सकता है। आई नियमानुसार 1/5000 लीकेज करंट किस धारा का मान होता है। परिपथ में कुल धारा का 1/5000 लीकेज होता है। लाइट व फैन पावर सब सर्किट के लिए सिंगल फेज परिपथ में निर्धारित भार 800 वाट 3 से 3000 वाट होते हैं। 800 वाट व 3000 वाट होता है। पाइप लाइट व फैन होता है। लाइट व फैन तथा पावर सब सर्किट के लिए सिंगल फेज परिपथ में निर्धारित भार 800 वाट व 3000 वोल्ट होता है। निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग पर धुआं अम्ल क्षार का नगण्य प्रभाव होता है। लेड शीट वायरिंग पर धुआं अम्ल क्षार प्रभाव कम होता है। यांत्रिक सामर्थ्य और आग से सुरक्षा कारक महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। कंड्यूट वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। कंड्यूट के फ्यूजिंग फैक्टर का अनुपात न्यूनतम फ्यूजिंग धारा तथा निर्धारित होता है। कंड्यूट के फ्यूजिंग फैक्टर का अनुपात न्यूनतम फ्यूजिंग धारा तथा निर्धारित धारा होता है। फर्श से लाइट की न्यूनतम दूरी 2.25 मीटर होती है। फर्श से लाइटिंग की न्यूनतम दूरी 2.25 मीटर होती है। ये देखिए सिरोपरी होता है। सिरोपरी लाइन के 2 पोल के बीच की दूरी होती है 6-7 मीटर होती है। सिरोपरी लाइन के 2 पोल के बीच की दूरी 6-7 मीटर होती है। वायरिंग में लाइट व फैन कॉपर वायर का व्यास 1 मीटर स्क्वायर होता है। वायरिंग में लाइट व फैन कॉपर का व्यास 1 mm होता है। गिट्टी के साइज का निर्धारण होता है उठाए गए भार लंबाई पर। आई नियम के अनुसार कितने वर्ग मीटर फ्लोर क्षेत्र पर रिंग परिपथ होना चाहिए। 100 मीटर। पीवीसी कंडक्ट की लंबाई 3 मीटर होती है। विद्युत उपकरणों में सप्लाई वायर की तनाव कम करने के लिए कोड की पकड़ या अंडर राइटर का नेट होना चाहिए। मोटर जो 0.5 HP से 1 HP तक की है उसको चलाने के लिए कॉपर वायर की साइज 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एडिशन स्क्रू पाइप लैंप
एडिशन स्क्रू पाइप लैंप होल्डर के बाहरी पेंच वाले संपर्क हमेशा से जुड़े होते हैं। सर्किट अवस्था थे। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर के बाहरी पेंच वाले संपर्क हमेशा जुड़े होते सर्किट के तटस्थ थे। केबल का उपयोग करते समय बिजली और नियंत्रण तारों के चारों तारों के लिए अलग अलग कंडक्टर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। बंडलों को अलग करने का कारण है केबलों को नियंत्रित करने के लिए बिजली के तारों से गर्मी के स्थानांतरण से बचने के लिए। देखिए, एक इंसुलेशन में निरंतरता परीक्षण के दौरान बर्गर संकेत दिया कि रीडिंग निम्न है। एक मीटर एक इंस्टॉलेशन में निरंतरता परीक्षण के दौरान बर्गर ने संकेत दिया कि रीडिंग निम्न है। 1 मीटर ओम होता है। सर्किट के रेटिंग कारक के करीब अतिरिक्त करेंट प्रोटेक्शन होता है 0.123 होता है। सर्किट की रेटिंग होता है। सर्किट के रेटिंग कारक में करीब अतिरिक्त करंट प्रोटेक्शन होता है 1.23 होता है। क्षैतिज रन में क्लिप के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर अधिक नहीं होनी चाहिए। क्षैतिज रन में क्लिप के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर रन के मामले में क्लिप के बीच रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। ऊर्ध्वाधर रन के मामले में लिंक क्लिप के बीच रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। बहुमंजिल इमारतों के लिए किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त है? पेड़ की अवस्था होता है। फ्लैट वायरिंग के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? VIR। फ्लैट वायरिंग के लिए VIR केबल उपयोग करते हैं। नियमित अंतराल पर 60 सेंटीमीटर के अलावा फ्लैट से अधिक तय किया जाता है। नाली के तारों में इस्तेमाल होने वाली मोड़ त्रिज्या इसमें कम होनी चाहिए 7.5 से। बैटन वायरिंग की सिफारिश की जाती है। स्थायी वायरिंग होती है। बैटन वायरिंग स्थायी वायरिंग होती है। PVC पाइप सरफेस वायरिंग का मुख्य नुकसान नमी और आग से खतरा होता है। PVC पाइप सरफेस वायरिंग का मुख्य नुकसान नमी और आग से खतरा होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।